वजीर आजम के सिर्फ एक पैर में चप्पल थी, दूसरे में नहीं, वो भी बेनजीर भुट्टो जैसी वजीर आजम। ये मंजर है 20 सितंबर 1996 की उस रात का, जब पाकिस्तान की उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो अपने भाई मीर मुर्तजा भुट्टो की मौत पर शिद्दत गम से निढाल होकर कराची के इलाके क्लिफ्टन के मेडीस्ट हस्पताल पहुंची थी। 42 साला मुर्तजा बेनजीर की हस्पताल आमद से चंद घंटे कबल ही अपने मुहाफिजीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 गोलियां लगने के बाद शदीद जख्मी हालत में हस्पताल लाए गए थे और तिब्बी इमदाद फराहम किए जाने के दौरान दम तोड़ गए थे। लेकिन क्या ये इंतहाई मुतनाज़े और हमेशा पुरस्रार समझी जाने वाली कार्रवाई वाकई पुलिस मुकाबला था या मुर्तजा भुट्टो का कत्ल एक सोची समझी साजिश था? ये और ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात इस वाक़े को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी, दुनिया भर के ज़राए अबलाग, कराची पुलिस से लेकर बरतानवी पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड तक के तमाम तफ्तीशी अफसरान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम, अदालतें, तहकीकाती कमीशन और सबसे बढ़कर भुट्टो खानदान 24 बरस से तलाश कर रहे हैं। इस कहानी पर मौक़िफ़ जानने के लिए मुर्तजा भुट्टो के खानदान, खास तौर पर गनवा भुट्टो से राब्ते की बारहा कोशिशें की गईं, मगर ना तो वो दस्तयाब हो सकी और ना ही फोन पर भेजे गए किसी पैगाम का जवाब दिया गया। मुर्तजा भुट्टो कैसे, किन हालात में और क्यों हलाक हुए, ये जानने के लिए भुट्टो खानदान की निजी और सियासी जिंदगी पर एक नजर डालना जरूरी है, वरना शायद ये कहानी समझ में न आए। 18 सितंबर 1954 को पैदा होने वाले मीर गुलाम मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तानी सियासतदान जुल्फिकार अली भुट्टो की दूसरी औलाद और बड़े साहबजादे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की पहली शादी 1943 में शीरी अमीर बेगम से और दूसरी शादी 1951 में कुर्द निजाद ईरानी नुसरत भुट्टो से हुई। जुल्फिकार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिनमें बेनजीर भुट्टो, मीर मुर्तजा, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। मुर्तजा भुट्टो ने कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम के बाद पहले अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फिर बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने मुर्तजा के वालिद और पाकिस्तान के नवे वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ नाफिज किया और जब 16 सितंबर 1977 को जुल्फिकार भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने मीर मुर्तजा को मुल्क से बाहर भेज दिया। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जबकि जनरल ज़िया की फौजी हुकूमत ने नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया और ये दोनों खवातीन तवील अरसे तक असीर और नजर बंद रखी गयी। जब जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दी गई तो मुर्तजा और शाहनवाज भुट्टो लंदन के एक फ्लैट में रह रहे थे। इसके अलावा दोनों भाइयों ने अफगानिस्तान और शाम समेत कई दीगर ममालिक में भी वक्त गुजारा। अफगानिस्तान में कयाम के दौरान मुर्तजा और शाहनवाज ने अपने वालिद का तख्ता उल्टे जाने का इंतकाम लेने के लिए मुबैना तौर पर अल जुल्फिकार नामी तंजीम कायम की। इस तंजीम में पीपल्स पार्टी और इसकी झेली तुलबा तंजीम PSF के अरकान शामिल थे। उस वक्त के अखबारात के जायजे, सियासतदानों, पुलिस और सरकारी इदारों के मौजूदा और साबिक अफसरान की गैर रस्मी गुफ्तगू के मुताबिक अल जुल्फिकार मुर्तजा भुट्टो या उनके साथियों ने कायम की या नहीं, मगर ये तंजीम वजूद जरूर रखती थी और पाकिस्तान के रियासती इदारों के पास इत्तलात और शवाहिद थे कि अल जुल्फिकार के राब्ते इंडियन और अफगान खुफिया इदारों से भी थे। अल जुल्फिकार ने मज़ाहमत के लिए मुसल्ला जद्दोजहद का रास्ता अपनाया और 2 मार्च 1981 को PIA की पेशावर जाने वाली परवाज PK 326 को हाईजैक करने की जिम्मेदारी कबूल की। कराची से पेशावर के लिए रवाना होने वाली ये फ्लाइट काबुल ले जाई गई, जहां फौजी अफसर मेजर तारिक रहीम को जहाज पर ही कत्ल करके उनकी लाश रनवे पर फेंक दी गई। इन हाईजैकर्स ने जनरल ज़िया की फौजी हुकूमत को धमकी दी कि जिन 53 अफराद की रिहाई का वो मुतालबा कर रहे थे, अगर उन्हें रिहा ना किया गया तो जहाज में सवार तमाम 143 अफराद को हलाक कर दिया जाएगा। 13 दिन तक जारी रहने वाली ये हाईजैकिंग उस वक्त खत्म हुई जब हाईजैकर्स के मुतालबात की मंजूरी के बाद मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। मुर्तजा भुट्टो का खानदान, खास तौर पर उनकी साहबजादी फातिमा भुट्टो, हमेशा अल जुल्फिकार की मुसल्लह कार्रवाइयों या उनसे मुर्तजा भुट्टो की वाबस्तगी की तरदीद और दिफा करते रहे हैं और इस इल्जाम को तस्लीम करने पर कभी तैयार दिखाई नहीं दिए। दूसरी जानिब मुर्तजा भुट्टो की बहन बेनजीर भुट्टो वालदा के साथ पार्टी की शरीक सरबराह के तौर पर पार्टी की क़ियादत और सियासी जिद्दोजहद करती रहीं और 17 अगस्त 1988 को तैयारे के हादसे में फौजी आमिर जनरल ज़िया की हलाकत के बाद
16 नवंबर 1988 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गईं। इस दौरान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी कशमकश भी पूरे जोर शोर से जारी रही। बेनज़ीर को अपनी जमात के बाज़ नाराज अरकान का सामना रहा, जिनका मौक़िफ़ था कि उन्होंने इक़्तिदार को फ़ौक़ियत देते हुए अपने वालिद जुल्फ़िकार भुट्टो की सियासी रविश तर्क कर दी है और पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर लिया है। खुद उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो का मौक़िफ़ भी यही रहा कि बेनज़ीर और उनके शौहर आसिफ ज़रदारी की पॉलिसियों की वजह से पार्टी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा और ये अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल भी बहन भाई के दरमियान इख्तलाफात को तस्लीम करते हैं। उन्होंने बताया कि इख्तलाफ था मगर आखिरी दिनों में बहुत कम रह गया था और दोनों जानिब बेइंतहा लचक पैदा हो गई थी। बेनज़ीर भुट्टो पर्ची के जरिए तब्दीली पर यकीन रखती थीं और जमहूरी तरीकों की बात करती थीं। बीबी डील नहीं डायलॉग करती थीं। डील का तासुर कतन नहीं था। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि बाद में मुर्तज़ा भुट्टो भी ये मान गए थे और खुद भी सियासी निज़ाम का हिस्सा बने, इलेक्शन लड़ा और पार्लिमानी तर्ज़े सियासत इख्तियार की। मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों का ख्याल रहा कि आसिफ ज़रदारी से शादी के बाद बेनज़ीर भुट्टो जब पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो ओहदों और वजारत पर फायज़ बाज़ अरकान की मुबैना बदअनवानियों और बेकायदगियों की वजह से पीपल्स पार्टी की साख को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। इस मौक़िफ़ को रद्द करते हुए कादिर पटेल ने कहा, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, सियासत में तो आप मुखालफत करते ही हैं, उनके ख़ानदान में कोई खलीज नहीं थी। मगर मुर्तज़ा भी बेनज़ीर और आसिफ ज़रदारी पर खुलेआम तनकीद करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जलसे जुलूस, वो अपनी बहन की हुकूमत की पॉलिसियों, तर्ज़ सियासत और मुबैना बदअनवानियों पर कड़ी नुक्ताचीनी करने से नहीं चूकते थे। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि एक जमाना था जब मुर्तज़ा भुट्टो इंतहाई मतलूब शख्स भी थे, फिर वही मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान आकर इलेक्शन भी लड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें तब्दील होती हैं। पीपल्स पार्टी के बाद सख्त गिर अनासिर में ये सोच भी परवान चढ़ी कि दरअसल बेनज़ीर के बजाय मुर्तज़ा भुट्टो ही को जुल्फ़िकार भुट्टो का सियासी जानशीन होना चाहिए। पार्टी की संदरूनी कशमकश के नतीजे में बेनज़ीर बिलाखिर अपनी वालदा को ओहदे से हटाते हुए खुद पार्टी की मुकम्मल सरबराह मुंतखब हो जाने में कामयाब हुई। मगर पार्टी में नाराज अरकान की सोच फिर भी बाकी और बरकरार रही और इन अनासिर ने मुर्तज़ा भुट्टो की क़ियादत में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से नई सियासी जमात ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कायम की कि दरअसल यही जुल्फ़िकार भुट्टो की असल जमात है। बिलाखिर खुद नुसरत भुट्टो ने भी अपने बेटे मुर्तज़ा की हिमायत का ऐलान किया और इस वक्त तक उनकी हिमायत करती रहीं जब तक वो शदीद बीमारी की वजह से अवाम की निगाहों से ओझल नहीं हो गईं। काबुल में जलावतनी के दौरान 1981 में मुर्तज़ा भुट्टो ने दरी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के एक अफसर की साहबजादी फौजिया फसीहुद्दीन से शादी की, जिनसे उनकी बड़ी साहबजादी फातिमा भुट्टो 29 मई 1982 को पैदा हुई। फातिमा भुट्टो 3 बरस की थीं कि मुर्तज़ा भुट्टो और फौजिया भुट्टो में अलहदगी हो गई और मुर्तज़ा फातिमा भुट्टो के हमरा शाम मुंतकिल हो गए। शाम में मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मुलाकात गनवा भुट्टो से हुई और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। गनवा भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की वालदा हैं। मुर्तज़ा भुट्टो 18 अक्टूबर 1993 के इंतखाबात में PS 31 लाड़काना के अपने आबाई जिले से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए और वतन वापसी पहुंचे तो यहाँ उनकी बहन बेनज़ीर भुट्टो के हुक्म पर उन्हें दहशत गर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा हुए तो उन्होंने बहन के मुकाबले में अपनी सियासी कुव्वत का इजहार करने की गर्ज से आजादाना नक्लो हरकत का आगाज किया। इनकलाबी ज़हनियत और जारहाना अंदाज के हामिल तंदुखो और तेज मजाज मुर्तज़ा भुट्टो सिंध असम्बली के रुकन बनकर पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बन तो गए थे, मगर उनके जारहाना रवैये में पाकिस्तान के रियासती और सरकारी इदारों की जानिब नरमी कभी नहीं आई। अमली सियासत उन्हें जलसागाहों, इजलासों, सियासी मेल मुलाकात और अवामी इज्तमात तक लेकर तो आई थी, मगर जारे मिजाज मुर्तज़ा भुट्टो में सियासी रहनुमाओं की सी समझौता बाजी या मसालेहाना अंदाज कभी नहीं आ सका। रियासती और सरकारी इदारों की जानिब उनका शदीद रद्द-ए-अमल कभी नरम मिजाजी की जानिब माइल नहीं रहा, जिन्हें वो अपने वालिद का कातिल समझते और कहते रहे।
ایک بار کراچی سے اپنے آبائی شہر لاڑکانہ میں خاندانی قبرستان گڑی خدا بخش میں والد کی قبر پر جلوس کی صورت میں جانے کے ان کے فیصلے نے بے نظیر بھٹو حکومت کے لیے سیاسی خطرے کی گھنٹی بجائی تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ مرتضی بھٹو کو لاڑکانہ جانے سے روکا جائے۔ ایک سابق پولیس افسر نے جو اب ملک میں نہیں رہتے نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر صوبائی وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ، جو موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ کے والد بھی تھے، نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو احکامات دیے کہ مرتضی بھٹو کا قافلہ روکا جائے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے یاد دہانی کروائی کہ ایس پی رمضان چنا پہلے پولیس افسر تھے جس نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر مرتضی بھٹو نے کسی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ سلوک لاڑکانہ تک ان کا قافلہ روکنے کی کوشش کرنے والے ہر افسر کے ساتھ ہوا۔ پولیس افسران کو سڑک پر اپنی عزت بچانا مشکل لگنے لگتا تھا۔ پاکستان سے باہر مقیم ایک اور افسر سابق ایس پی لیاری فیاض خان کہتے ہیں کہ تھانے جا کر اپنے حامیوں کو چھڑوا لینا تو ان کا معمول بن گیا تھا۔ ایک بار تو خود میرے ساتھ ہوا، میں نے مرتضی بھٹو کے ساتھ ہی استاد تاجو کو گرفتار کیا، پھر اسی خدشے کے تحت اسے کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کیا کہ مرتضی بھٹو اسے چھڑوانے کی کوشش نہ کریں۔ مرتضی بھٹو خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تاکہ تاجو کو چھڑوا سکیں۔ میرے عملے کے ساتھ ان سب نے بے انتہا بدسلوکی کی تھی، اگر تاجو وہاں ہوتا تو اسے چھڑوا لے جاتے۔ جب یہ سب ہو رہا تھا، مرتضی بھٹو کے قریبی حلقے میں ایسے عناصر بھی تھے جن کے بارے میں پاکستانی اداروں کو شبہ تھا کہ وہ مبینہ طور پر براہ راست انڈین یا افغان خفیہ اداروں سے رابطے میں تھے یا رہ چکے تھے۔ اس وقت کراچی 1990 کی دہائی کی مسلح شورش سے سنبھل ہی رہا تھا اور 1992 سے شروع ہونے والا فوج، پولیس اور ریاستی اداروں کا آپریشن کلین اپ اپنے اختتامی مراحل میں تھا۔ ڈاکٹر شعیب سرل مرتضی بھٹو کی ہلاکت اور کراچی آپریشن کے وقت کراچی پولیس کے سربراہ یعنی DIG کراچی تھے۔ ڈاکٹر سرل نے کہا کہ ایسے ماحول میں مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھی اسلحے سے لیس اپنے محافظین کے ساتھ آزادانہ نقل و حرکت کرتے تھے اور تھانوں یا پولیس مراکز میں یہ زور زبردستی بڑھتی جا رہی تھی۔ پولیس نے بڑی قربانیوں کے بعد کراچی میں کسی حد تک امن قائم کر دیا تھا اور مسلح گروہوں کی کھلے عام نقل و حرکت اس نازک امن کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کہہ رکھا تھا کہ جو قانون ہاتھ میں لے اس کے خلاف کارروائی کرو، لیکن چونکہ صورتحال اس سے پہلے ہی سے بگڑ رہی تھی، اس لیے فیصلہ ہوا کہ اس قسم کی کارروائی برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس لیے اب مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ میں نے اسی رات حکم دیا کہ جو بھی ہو گرفتار کر لیا جائے۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ جب حکومت کے نوٹس میں لایا گیا تو وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ نے کہا کہ پہلے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے پوچھ لیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس کو پکڑیں گے تو ہمارے مخالفین کہیں گے کہ بے نظیر بھٹو نے گرفتار کروا دیا، کوئی یقین نہیں کرے گا کہ پولیس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا۔ شعیب سرل نے بے نظیر بھٹو کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، اس لیے ذرا رک جائیں، میں 2-4 روز میں کراچی آتی ہوں تو پھر کچھ کرتے ہیں، تب تک سوچ لیتے ہیں۔ شعیب سرل بتاتے ہیں کہ پھر وزیر اعظم سے مشورے کے بعد میرے حکم میں اتنی ترمیم ضرور ہوئی کہ میر مرتضیٰ کے علاوہ ان کے جو بھی ساتھی ہوں، جو ملتا ہے گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مرتضی بھٹو کے ساتھیوں کی رہائش گاہوں اور ٹھکانوں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مرتضی بھٹو کے ساتھیوں میں پولیس کو مطلوب سب سے نامور اور نمایاں شخص تھے علی سنارا۔ ریاستی اداروں کو اطلاع اور شبہ تھا کہ علی سنارا کسی غیر ملکی ادارے سے رابطے میں ہے۔ اس وقت تک کیماڑی آئل ٹرمینل پر راکٹ حملوں، بم دھماکوں اور دہشت گردی سے جڑی کئی وارداتیں ہو چکی تھیں۔ علی سنارا ایسے کئی واقعات میں نامزد اور ریاستی اداروں کو مطلوب تھے۔ ان حالات میں کراچی آپریشن سے شہرت حاصل کرنے والے انسپیکٹر ذیشان کاظمی نے 16 ستمبر 1996 کو علی سنارا کو گرفتار کر لیا، مگر اندیشہ تھا کہ مرتضی بھٹو کے ساتھی علی سنارا کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے اور خدشات کے مطابق مرتضی بھٹو نے کارروائی کی۔ مرتضی بھٹو کے قتل سے قبل کراچی میں تعینات ہونے والے ایک افسر نے بتایا کہ کراچی آپریشن کے دوران سینکڑوں پولیس مقابلے ہو چکے تھے جن میں پولیس کے ہاتھوں مبینہ طور پر ماورائے عدالت مارے جانے والوں کی بڑی تعداد سیاسی کارکنان کی ہوتی تھی اور ان مقابلوں کو جعلی پولیس مقابلہ کہا جاتا تھا۔ ان مقابلوں میں انسپیکٹر ذیشان کاظمی جیسے پولیس افسران ہر آئے دن شریک ہوتے تھے اور علی سنارا کو بھی ذیشان کاظمی نے اٹھایا تھا۔ مرتضی بھٹو کو خدشہ تھا کہ کہیں علی سنارا کو بھی کسی مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں نہ مار دیا جائے۔
अपने आखिरी खिताब में मुर्तजा भुट्टो ने इस खदशे का बरमला इजहार भी किया था। अगले रोज सुबह कराची जिमखाना और सिंध असेंबली की इमारत के करीब 2 मुख्तलिफ बम धमाके हुए। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुई, मगर शुबे की सुई अल जुल्फिकार के गिर्द घूमने लगी। इस शक पर कि दोनों धमाके सिनारा की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल हैं, 70 क्लिफ्टन के अलावा तमाम मकामात पर मुर्तजा भुट्टो के साथियों के ठिकानों पर पुलिस के छापों का सिलसिला जारी रहा। इसी कशीदा सूरत हाल में जुम्मा 20 सितंबर का वो दिन आ गया जब मुर्तजा भुट्टो को जलसे के लिए सुरजानी टाउन जाना था। उस रोज 2 फैसले हुए, एक पुलिस ने किया और एक मुर्तजा भुट्टो ने। मुर्तजा भुट्टो का फैसला था कि वो जलसे से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और पुलिस ने फैसला किया कि जब मुर्तजा भुट्टो और उनके साथी घर से निकलेंगे तो उन्हें रोककर उनके साथियों के असलहे के लाइसेंस की पड़ताल की जाएगी। जरूरी हुआ तो कानून को मतलूब अफराद को हिरासत में लिया जाएगा। SSP साउथ वाजिद दुरानी उस वक्त कराची के जुनूबी जिले में पुलिस के सरबराह थे। DIG शुएब सडल और SSP वाजिद दुरानी के ताल्लुकात मामूल पर नहीं थे। शुएब सडल कई मौक़ों पर सहाफ़ी जाफर रिजवी से रस्मी और गैर रस्मी और रिकॉर्डेड गुफ्तगू में भी इसका इतराफ कर चुके हैं, जबकि कम अज कम एक बार SSP वाजिद दुरानी भी ये तस्लीम कर चुके हैं। जलसे में जाने के लिए मुर्तजा भुट्टो 70 क्लिफ्टन से निकले तो पुलिस की नफरी 70 क्लिफ्टन के सामने शारा ईरान पर पहले से मौजूद थी, जो 2 तलवार वाले चौराहे से साहिल समंदर की जानिब जा रही है, जहां अब तजारती मरकज पाक टावर्स की इमारत है। इस टीम में उस वक्त के SHO क्लिफ्टन हक नवाज सयाल, ASP शाहिद हयात और ASP राय मोहम्मद ताहिर शामिल थे। पुलिस ने मुर्तजा भुट्टो के काफिले का रास्ता रोकना चाहा, मगर मुर्तजा भुट्टो के काफिले में शामिल कोई भी गाड़ी रुके बगैर चलती ही चली गई और पुलिस की कोशिश नाकाम हो गई कि मुर्तजा भुट्टो या उनके साथियों के असलहा लाइसेंस की पड़ताल कर ली जाए। कराची पुलिस के उस वक्त के एक ऐसे अफसर ने, जो बाद में IG भी बने, बताया कि SHO क्लिफ्टन हक नवाज सयाल थे तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले थानेदार, मगर तसादुम, झड़प और महाजराई से गुरेज करते थे और गुरेज ही करते रहने के कायल भी थे। शुएब सडल, जिनकी सरकारी रिहाइशगाह DIG हाउस सड़क की ऐन दूसरी जानिब यानी 70 क्लिफ्टन के बिल्कुल सामने वाक़ थी, ने कहा कि मुझे तो इस एक्टिविटी का पता ही नहीं था। मैं तो अपने कोलीग DIG गुलाम मोहम्मद मलकानी के साथ वॉक करके वापस आया तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा। कराची ऑपरेशन की वजह से मोबाइल फोन बंद थे। घर में आया तो स्टाफ ने बताया कि जनरल बाबर की कॉल आई थी। जनरल बाबर ने कराची के धमाकों पर कौमी असेंबली के लिए तफसीलात तलब की। चूंकि दोनों धमाके डिस्ट्रिक्ट साउथ में हुए थे तो जनरल बाबर को तफसीलात भेजने के लिए मैंने ऑपरेटर से कहा कि SSP साउथ वाजिद दुरानी को फोन पर लो। वो बताते हैं कि दुरानी से बात हुई तो मैंने धमाकों के बारे में बात करके ऐसे ही पूछ लिया कि आप हैं कहाँ। उसने कहा कि सर आपके करीब ही हूँ। मैंने पूछा कि कितना करीब, तो उसने बताया कि ट्रैफिक पुलिस चौकी पर जो एक फरलांग से भी कम फासले पर है। मैंने कहा इतने करीब हो तो अंदर आ जाते, तो इस पर दुरानी ने बताया कि सर आपको बता नहीं सके, 5 बजे मुर्तजा भुट्टो का काफिला रोकने की कोशिश की गई मगर वो रुके नहीं थे, तो अभी मैं खुद आया हूँ। अब वो जलसा खत्म करके सुरजानी से वापस आएंगे। मैं उन्हें जानता भी हूँ तो मैं इस सूरत हाल को संभाल लूंगा। शुएब सडल ने कहा कि वाजिद दुरानी ने उन्हें बताया कि अब मंसूबा ये है कि जब मुर्तजा भुट्टो का काफिला वापस आएगा तो पुलिस उनकी गाड़ी को तो अंदर जाने देगी, मगर पीछे वाली गाड़ियों को रोक लिया जाएगा ताकि असलहा के लाइसेंस की पड़ताल की जा सके। शुएब सडल ने बताया तो मैंने कहा वाजिद ये इस तरह से नहीं होगा, मगर उन्होंने कहा कि सर मैं इसीलिए खुद आया हूँ कि वो मुझे जानते हैं और मैं हैंडल कर लूंगा। उधर मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन जाने से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा ये पुलिस अफसर तो इस काबिल नहीं कि मुमलिकत की वर्दी पहने, ये मुजरिम है। उन्होंने कराची में नस्ल कुशी की है, लातादाद लोगों को मावराए अदालत मार डाला है। अपने दफातर में रहने का उनका वक्त अब खत्म हो रहा है, अब उनका जेल जाने का वक्त आने वाला है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि आओ और मुझे गिरफ्तार करो, अगर वो उसके बाद के नताइज भुगत सकते हैं, सियासी नताइज। मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन गए और वहां भी खिताब में कहा कि आपका इतनी बड़ी तादाद में आना अली सिनारा के हक में रेफरेंडम है। ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने बानिए कायद के कातिलों को साथ बिठा लिया है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि अली सिनारा जैसे बहादुर कारकुनों को गिरफ्तार करके डरा सकोगे तो ये तुम्हारी गलती है। 3 दिन से तुम कह रहे हो मुर्तजा भुट्टो को गिरफ्तार कर लोगे,
मुर्तजा भुट्टो ने डीआईजी शुएब सडल, एसएसपी वाजिद दुरानी और एसएसपी रमजान चन्ना का नाम लेकर कहा कि ये सियासतदान बने हुए हैं। ये अखबारों में बयान दे रहे हैं कि हम मुर्तजा भुट्टो को गिरफ्तार कर लेंगे। घर के इर्द गिर्द मोबाइल लगाई है। जो लोग मौत से नहीं डरते तुम उन्हें जेलों से डराते हो। मैं खड़ा हूँ, आओ गिरफ्तार करो। ये मेरा आईनी हक है, सियासी फर्ज है कि अगर मेरा कोई कारकुन गिरफ्तार हो जाए तो मैं उसके पीछे जाऊं। आइन में है कि एमएनए एमपीए अवामी शिकायत पर जा सकते हैं थानों में। हम सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। मुर्तजा भुट्टो ने कहा कि अगर अली सिनारा को कुछ हुआ, अगर उसका खून किया तो याद रखो अवाम उसका फैसला करेगी। मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन का ये जलसा खत्म करके घर जाने के लिए रात करीबन 8:30 बजे क्लिफ्टन की शाहराह ईरान नामी उसी सड़क पर पहुंचे जहां एक जानिब जाने वाला रास्ता उनके घर की सिमत जाता है। उसी सड़क पर पुलिस उनकी आमद की मुंतजिर थी। इसके बाद क्या वाकयात रूनुमा हुए ये आप जान पाएंगे इस पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में। 20 सितंबर 1996 को मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन का जलसा खत्म करके घर जाने के लिए रात करीबन 8:30 बजे क्लिफ्टन की शाहराह ईरान नामी उसी सड़क पर पहुंचे जहां एक जानिब जाने वाला रास्ता उनके घर की सिमत जाता है। उसी सड़क पर पुलिस उनकी आमद की मुंतजिर थी।